नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट, हम जैसे कि आपसे वादा कर चुके हैं कि आपके जो मॉडल सेट के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी सॉल्व कराए जाएंगे। और इससे पहले सेट 2 हम सॉल्व करा दिए थे। ठीक है, आज के इस वीडियो में आपको सेट 1 के सारे ही क्वेश्चन मिलने जा रहे हैं। ठीक है, आज आपके A to Z क्वेश्चन सेट 1 के सॉल्व होंगे और एक ही वीडियो में मिलेंगे। तो जो भी हमारे इस वीडियो में नए हैं, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, और घंटा का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि जो हमारा जब भी हम अपने आपके लिए वीडियो अपलोड करें तो जल्दी से नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे चला जाएगा। ठीक है, और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो और एक महत्वपूर्ण सूचना आपको बता देना चाहते हैं कि आपके लिए, यदि आप क्लास 12 का इस साल 2022 में बोर्ड के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है यदि आप हमारा क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो, क्योंकि आप ही के लिए हम जो टर्म 2 के जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं उसके सारे ही सिलेबस कंप्लीट कराए जा रहे हैं और एनसीईआरटी के A to Z क्वेश्चन आपको मिलने जाएंगे इस वीडियो में। इससे पहले हम इंटीग्रेशन कंप्लीट करा चुके हैं और वेक्टर भी कंप्लीट करा चुके हैं, और कल हम आपके लिए 3D स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम आपके लिए जो मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 है ये सॉल्व कराएंगे, और जो कि क्लास 12 मैथ्स सब्जेक्ट का है। ठीक है, जैसे कि आपको भी पता है कि हम मैथ्स के टीचर है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी की, उम्मीद करते हैं आप भी कॉपी पेन लेकर साथ होंगे और जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है वो भी साथ लेके बैठे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको पढ़ने में आसानी होगा। चलिए बिना देरी किए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 नंबर है, इंटीग्रेशन करना है। I इक्वल टू दिया हुआ है इंटीग्रेशन 2 - 3 sin x बाई है cos स्क्वायर एक्स। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, आपके इंटीग्रेशन के एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में फिक्स है, और वो जो क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 7.1 से ही आएंगे। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपके लिए 7.1 से ही है, तो ये भी बहुत आसानी से बनेगा। सिंपल सा एक काम करना, और देखिए हम बहुत आराम से पढ़ाएंगे, बहुत आराम से पढ़ाएंगे। यदि आपको A to Z क्वेश्चन का सॉल्व चाहिए तो हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाएंगे, और बहुत ही कम समय में। थोड़ा हम जल्दी करने की कोशिश करेंगे वीडियो, ताकि लंबा ना हो। ठीक है, लेकिन देखिए लंबा हो जाएगा लेकिन थोड़ा समझाने में कभी कभी देरी भी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लिख सकते हैं 2 बाई cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x बाई cos स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा dx। चलिए यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। 2 cos स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन बाई cos होता है tan x, और एक देखिए 1 साइन और 1 cos मिलके हो गया tan x, और एक ये जो cos x है ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sec x। ठीक है, ये हो जाएगा dx। तो अब देखिए अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। 2 sec स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 sec x इंटू tan x dx। अब देखिए sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको बताया है tan x। यदि आप इंटीग्रेशन की क्लास नहीं किए हैं तो हम हमारे इस चैनल में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए करवा चुके हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 फट से लिख लीजिए। ठीक है, देखिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें आपको ऑर्डर और डिग्री पूछा गया। देखिए ऑर्डर क्या होता है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब बताइए हाईएस्ट कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ है? सर यहाँ एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, यहाँ 2 बार हुआ है। तो हाईएस्ट जितने बार डिफरेंशिएशन होते हैं उसी को ऑर्डर कहते हैं। आप कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन उठा लीजिए, ऑर्डर कैसे निकालते हैं? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में कितनी हाईएस्ट कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो हाईएस्ट कितने बार हुआ है? 2 टाइम्स। तो वो हो गया ऑर्डर। अब डिग्री कैसे डिसाइड करेंगे? वो जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका पावर कितना है। ये जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल है इसका पावर कितना है? कुछ नहीं, यानी कि 1 है। दैट मीन्स इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 और डिग्री हो जाएगा 1। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, देखिए आप अपने पास जो है क्वेश्चन का जो है जेरोक्स जो सेट 1 है वो करवा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन नहीं लिखे हैं और आपको सुविधा होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास होना बहुत जरूरी है। सेट 1 का क्वेश्चन नंबर, जैसे कि हम क्या बना रहे हैं, सेट 1 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है,
आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अब अपने जो क्वेश्चन पेपर है वो साथ में होगा, उसको पहले रीड कीजिए। देखिए क्या कहता है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, यानी कि इसका प्रोजेक्शन किस पर, इस पर पूछा है। क्या फॉर्मूला होता है प्रोजेक्शन का, देखिए प्रोजेक्शन PROJECTN, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है सर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ऑन बी वेक्टर, जिस पर होता है वो उसका मैग्नीट्यूड होता है नीचे। अब देखिए ए वेक्टर का वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर का वैल्यू होता है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और ये होगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि 2i कैप। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 × 2 4, 3 × 2 प्लस 6 प्लस 2 बाय रूट 4 प्लस 4 8, और ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 12 बाई रूट 9 का वैल्यू 3 यानी कि आ जाएगा 4। ये हो गया आपका आंसर, जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, ए वेक्टर दिया हुआ है कि वो एक पॉइंट दिया हुआ है, उसका आपको पोजीशन वेक्टर क्या लेना है, ए वेक्टर लेना है। तो आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको ऐसा क्वेश्चन हमको आपको बता चुके हैं, तो फिर भी चलिए लिखते हैं। देखिए पोजीशन वेक्टर, ये वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं, यानी कि हमको डायरेक्टली कहा गया है स्टूडेंट की ए वेक्टर इक्वल टू, आप ले लीजिए 3 है तो 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप। क्यों, क्योंकि बोले गया है कि इसका जो पोजीशन वेक्टर वही है, मैग्नीट्यूड पूछा, निकाल दो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 36, तो ये हो जाएगा रूट 49, तो ये हो जाएगा 7, तो ये हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इफ ए लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज, कोई एक लाइन का डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है 2 -1 -2 डिटरमाइन इन डायरेक्शन कोसाइन। आपके पास कोई लाइन का डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है, आपको डायरेक्शन कोसाइंस पता करना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए बनाते हैं। क्या होता है, यानी कि आपके पास दिया हुआ है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन आर क्या है 2 -1 -2, दैट मीन्स इसको डायरेक्शन रेशियो को ए कहते हैं, ए का वैल्यू है 2 और बी का वैल्यू है -1 और सी का वैल्यू है -2। अब बताइए कोसाइन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, लेकिन यानी कि आपको LMN पूछा है, और L और डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बीच का क्या रिलेशन होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए L का क्या फॉर्मूला होता है, a बाय रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होता है, दैट मीन्स 2 बाई रूट 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, यानी कि 2 बाई ये हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 4, यानी कि होगा 4 प्लस 1 प्लस 4, दैट मीन्स 2 बाई 9, यानी कि हो जाएगा 2 बाई रूट 9, यानी कि हो जाएगा 2 बाई 3। नेक्स्ट m का वैल्यू कितना होगा, b बाई रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, b का वैल्यू है -1 बाई 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर -1 बाई 4 प्लस 1 प्लस 4, यानी कि -1 बाई रूट 9, यानी कि -1 बाई 3, और n का वैल्यू हो जाएगा c बाई रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा, c का वैल्यू है आपका -2 बाई रूट 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा -2 बाई 3। तो हैंस द डायरेक्शन कोसाइन आर क्या क्या होगा, देखिए 2 बाई 3 -1 बाई 3
और एक आया है -2/3। चलिए ये वीडियो देखिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्वेश्चन यदि समझ में आ रहा है तो मेरे कंजूस विद्यार्थियों, एगो शेयर करने का भी ऑप्शन है आपकी वीडियो के लिंक में, और एगो लाइक का भी ऑप्शन है, तो वो सबको दबा दीजिए। उसको दबाने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए, और एक बार दम लगा दीजिए शेयर वेयर करने में। सभी कोई अपने अपने स्टेटस में लगाइए। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कीजिए और हमारे परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कीजिए, ठीक है। आपके लिए हम देखिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो हमारे लिए हमको भी कुछ हेल्प कीजिए, और हमारा एनर्जी बढ़ता है इसमें। जितना भी एक लाइक कीजिएगा, जितना भी व्यू बढ़ेगा, उसमें क्या होता है, हमारे अंदर का एक एनर्जी बढ़ता है, ताकि हम आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए और भी हम अच्छे से अच्छे वीडियो अपलोड करते जाएं, ठीक है। तो चलिए इसको लिखिए और साथ में शेयर भी कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जल्दी से इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। क्वेश्चन नंबर 6 हम लिखे नहीं है, आपके पास क्वेश्चन होगा, पढ़ लीजिए। फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, यानी कि इन दोनों पॉइंट से जो लाइन जॉइनिंग हो रहा है, आप उसका डायरेक्शन कोसाइन बताइए। सिंपल सा फंडा है। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालना है, उसका डायरेक्शन रेशियो निकालना है, उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन भी निकालना है, जबकि आपको पता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगा, x1 = 1 है, y1 = कितना है 2, और z1 का वैल्यू है -3, x2 = है -1, y2 = है -2, और z2 = है 1। देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज आर, क्या फॉर्मूला होता है, डायरेक्शन रेशियोज आर क्या होता है, x2 - x1, और देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं y2 - y1, और एक होता है z2 - z1, यानी कि x2 - x1 का वैल्यू कितना होगा, -1 दैट इज -1 y2 - y1 -2 और z2 - 1 + 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2 - 4, और ये हो जाएगा 4, ठीक है। दैट इज हम a का वैल्यू है, कह सकते हैं -2 है, और b का वैल्यू है -4, और c का वैल्यू है 4। देयरफॉर l का वैल्यू क्या होगा, a/l का जो वैल्यू होगा a/√a² + b² + c², और -2/a², यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 + 16 + 16, यानी कि -2/√36, और -2/6, यानी कि -1/3। तो m का वैल्यू कितना हो सकता है, b/√a² + b² + c², b का वैल्यू -4/√-2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि -4/ कितना होगा, √36, यानी कि -4/6, यानी कि -2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट स्टेप देखिए। सबसे पहले जब भी आपको कोई दो पॉइंट दिया हो रहा रहेगा लाइन सेगमेंट का, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करना, दैट इज ए बी और सी। आप बिना डायरेक्शन रेशियोज फाइंड किए आप डायरेक्शन कोसाइन नहीं फाइंड कर सकते हैं किसी भी लाइन का। तो देखिए डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने का आपका दो प्रोसेस है, या तो आपका अल्फा बीटा गामा पता हो, या तो ए बी सी पता हो। यानी कि यदि एंगल पता हो तो भी आप डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हैं, और यदि आपको डायरेक्शन रेशियोज पता हो तो भी आप डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हैं। चलिए ये m का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, अब देखिए n का वैल्यू निकालते हैं। तो n का वैल्यू कितना होता है, a² + b² + c², और c का वैल्यू है आपका 4/√-2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4/√36, यानी कि 4/6, यानी कि 2/3। हैंस
द डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या क्या होगा, एक होगा -1/3, एक होगा -2/3 और एक होगा 2/3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि इफ पी ऑफ ए का वैल्यू दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू दिया हुआ है। आपको पी ऑफ ए बाई बी दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछा है, लेकिन आप इसका जवाब बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। नहीं जानते तो देख लीजिए। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि पी ऑफ ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले आप सिंपल क्या कीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी याद रखने का तरीका, इन दोनों का इंटरसेक्शन बाय नीचे क्या है पी ऑफ ए बाई बी, तो नीचे वाले का प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब ए बाई बी यानी कि 4/13 आपको दिया हुआ है और पी ऑफ बी का वैल्यू दिया हुआ है 9/13, तो यानी कि 4/13 इंटू ये सबसे ऊपर चल जाएगा 13/9, ये और ये कैंसिल, तो 4/9 हो गया आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका है सेक्शन बी, आप पहुंच चुके हैं। और यदि इस टाइप के क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के होंगे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के साथ हम क्या करते हैं, चलिए आइए। कोस का पावर 4x dx, यहाँ पे जो भी खेला होगा वो किसका होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का होगा। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि आपको हम इंटीग्रेशन सारे सॉल्व करा दिए हैं। चलिए इसको हम लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 + cos 2θ/2 ये होता है। अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स है तो क्या होगा 1 + cos 2x/2 का होल स्क्वायर डीएक्स, तो ये हो जाएगा 1 + cos 2x का होल स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर dx। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हाँ नेक्स्ट स्टेप हम मिटा रहे हैं, आप यहाँ तक लिख लीजिए। अब देखिए a + b का होल स्क्वायर करेंगे, a + b का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस क्या होता है 2ab यानी कि 2 × cos 2x प्लस b स्क्वायर, बाद में भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर 2x बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 dx। अब देखिए इसको भी इंटीग्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको भी नहीं और इसको भी नहीं, लेकिन हमको एक प्रॉब्लम है यहाँ पे 1/4 लिख सकते हैं प्लस 2 cos 2x/4 प्लस cos स्क्वायर 2x/4 ये हो जाएगा आपका dx। चलिए यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, 1/4 प्लस ये और ये कैंसिल, तो cos 2x/2 प्लस 1/4। अब देखिए cos स्क्वायर 2θ का फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे, होता है ना cos स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, पहले यहाँ मिटा लेते हैं। cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 + cos 2θ/2। अब देखिए जब यहाँ पे थीटा था तो यहाँ पे क्या होगा 2θ हुआ, तो यहाँ पे यदि 2x है तो यहाँ पे अगर 2x है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 4x होना चाहिए, तो 1 + cos 4x, ठीक है, क्योंकि एंगल दोगुना होता है ना /4, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं फटाफट। आपका एक बार 1/4 का होगा 1/4 dx प्लस cos 2x/2 dx का होगा। देखिए ये 2 और ये 2 नहीं कटेगा क्योंकि ये एंगल में है ना, एंगल बाहर से नहीं होता है, प्लस हो जाएगा 1/4 1/16 1 + cos 4x dx। ठीक है, अब देखिए 1/4 तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1,
उसका इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x। अब x का जो कोफिशिएंट है, देखिए हमेशा x का कोफिशिएंट क्या होता है, नीचे आता है, डिवाइड देते हैं, प्लस 1/16, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा sin 4x/4 प्लस c। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x/4 प्लस 1/4 sin 2x प्लस x/16 प्लस ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/64 sin 4x प्लस c। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। या तो आप इसको इन दोनों को ऐड भी कर सकते हैं या बाद में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, x साइन इनवर्स x बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ये आपके बाई पार्ट्स, जो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स होते हैं उसके क्वेश्चन है, जो कि आपको बताया थे कि इंटीग्रेशन के 3 मेथड होते हैं। एक होते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होते हैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड और एक होते हैं बाई पार्ट्स। तो ये क्वेश्चन बाई पार्ट्स के बनेंगे। तो चलिए ये जो बाई पार्ट्स के क्वेश्चन है इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 फंक्शन है, एक आपका x है, एक आपका साइन इनवर्स x है और एक है आपका रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें ये है कि आपको बाई पार्ट्स के साथ साथ यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज होगा। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स को अगर हम लेट करेंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद बाई पार्ट्स यूज होगा। यानी कि पहले आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कीजिए, उसके बाद आपको बाई पार्ट्स यूज करने की ज़रूरत है। आ रहा मेरी बात समझ में? क्या हम थोड़ा स्पीड बोल रहे हैं या धीरे बोल रहे हैं कि थोड़ा और भी धीरे बताना चाहिए? आपकी क्या राय होगी? देखिए हमारे में अगर कुछ कमी है तो ये आप ही बता सकते हैं। कोई भी आदमी का, किसी का खुद का कमी तो पता नहीं होना चाहिए होता है। तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हम अपने आप को सुधार सकते हैं। हमारे इस वीडियो में कोई भी हमारे द्वारा कुछ गलती किया गया हो तो आप ही ये बता सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में साइन इनवर्स एक्स को लेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पुट करना पड़ेगा कि क्यों साइन इनवर्स एक्स को किया, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करने से ये मिलेगा। ठीक है, पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। तो यदि डिफरेंशिएशन करते बोथ साइड डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, उस केस में क्या होता है 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो dx का वैल्यू हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी। ठीक है, फाइन। अब देखिए लिमिट तो चेंज नहीं करना होगा। यहाँ से आप x का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। साइन अगर इधर जाएगा तो x का वैल्यू साइन t हो जाएगा। एग्जाम में यदि आपको दिक्कत है कि सर हम इसको डिफरेंशिएशन करें कि इसको करें, हम किसको डिफरेंशिएशन करना चाहिए, आप किसी को भी कर सकते हैं। हम इसको कि यदि आपकी मर्जी आप इसको करना चाहते हैं तो भी ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx बाई डी टी हो जाएगा इक्वल टू डी बाई डी टी क्या होगा साइन t हो जाएगा। और dx का वैल्यू डी टी dx बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा cos t और dx का वैल्यू हो जाएगा cos t इंटू डी टी। तो cos t का वैल्यू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर t इंटू डी टी और इसका वैल्यू होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी। ठीक है, साइन टी का वैल्यू रख दिए। तो आपकी मर्जी, आप किसी भी तरीका से किसी भी मेथड से आप एग्जाम में बना सकते हैं जो आपको आसान लगे। ठीक है, लेकिन हम तो आपको यही वाला मेथड का यूज करने कहेंगे। तो देखिए आइए, देयरफॉर आई इक्वल टू है एक्स साइन इनवर्स एक्स को तो हम मान लिए टी बाई और इसका वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx का वैल्यू है देखिए dx का वैल्यू कितना है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। तो ये और ये कैंसिल हो जाता है, बचता क्या है एक्स टी डी टी। तो यहाँ से x का जो वैल्यू है वो है साइन t इंटू टी डी टी। ठीक है, जल्दी से यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बाई पार्ट्स यूज होगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पता है तो हमारे इस क्लास में
चैनल में ढूंढिएगा तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हम पूरे कंसेप्चुअल और एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन सॉल्यूशन करवा दिए हैं। ट्रिक होता है यहाँ पे दो फंक्शन है, एक है साइन टी और एक होता है टी। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ आइलेट वाला ट्रिक होता है। तो आइलेट वाले ट्रिक के अनुसार यहाँ पे साइन टी यानी कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और टी यानी कि एक आपका अलजेब्राइक फंक्शन है। तो आइलेट में कौन पहले आता है? अलजेब्रा पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है। तो जो अलजेब्रा है उसको मानेंगे u, यानी कि u का वैल्यू होगा t और v का वैल्यू होगा साइन t। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए u इंटू वी रूल का dx। u बाहर होता है, v का इंटीग्रेशन होता है माइनस du बाई dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे u का वैल्यू क्या है? t है, तो ये हो जाएगा t साइन t dt माइनस du बाई dt यानी कि dt बाई dt साइन t dt और ये हो जाएगा dt। तो t साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस t माइनस डी टी बाई डी टी का वैल्यू होता है 1 और इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी डी टी। ठीक है, तो माइनस टी कॉस टी प्लस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस टी डी टी। तो माइनस टी कॉस टी प्लस कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी डी टी, सॉरी साइन टी हो जाएगा प्लस से। तो माइनस टी, देखिए जो भी हमारा हम लेट किए थे साइन को लेट किए, तो हमें कॉस का वैल्यू पता नहीं है, तो इसीलिए हम आंसर मिलाने के लिए या तो यहाँ भी अब टी का वैल्यू डायरेक्ट भी रख सकते हैं या तो हम ऐसा भी कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस। अब देखिए टी का वैल्यू क्या है? माइनस साइन इनवर्स एक्स है और रूट 1 माइनस साइन टी का वैल्यू है एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए। तो ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी, ये भी क्वेश्चन आपका बाय पार्ट से ही फिर से दे दिया गया, लेकिन इजी क्वेश्चन। देखिए आई इक्वल टू लिख सकते हो 1 to 2 e⁻2x और 1/x प्लस फॉर्म में लिखना होगा प्लस माइनस 1/2x स्क्वायर और ये होता है dx। देखिए एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए e⁻x और fx प्लस 1/a f'(x), ठीक है। dx इक्वल टू फॉर्मूला होता है e⁻x इंटू f'(x) होता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे एक मिनट ये चीज़ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हो जाता है e⁻x a f(x) प्लस f'(x) होगा, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होगा e⁻x इंटू f(x), तो इसको भी सेम उसी फॉर्म में लाएंगे i इक्वल टू 1 to 2 e⁻2x। तो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 2 यदि हम कॉमन निकालेंगे तो, सॉरी 1/2 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/x प्लस माइनस 1/x स्क्वायर dx। फिर 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/x और इधर ये हो जाएगा। तो 1/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और 1 to 2 e⁻2x और इधर हो जाएगा 2/x प्लस माइनस 1/x स्क्वायर और ये हो जाएगा dx। तो यहाँ से हम एक चीज़ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1/2। देखिए
फॉर्मूला क्या होता है, e टू द पावर x इंटू एफ डैश एक्स आता है। तो सेम चीज़ है, e टू द पावर x यानी कि e टू द पावर 2x, ए एफ एक्स यानी कि 2 एफ एक्स का वैल्यू है 1/x, और 1/x का यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको -1/x² आता है। तो ये होगा एफ एक्स का वैल्यू होगा 1/x, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1/x, और एफ डैश एक्स का वैल्यू है -1/x²। सेम फॉर्मूला है, एफ एक्स के प्लेस पे 1/x है, एफ डैश एक्स के प्लेस पे -1/x² है, और ए के प्लेस पे 2 है। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा, क्वेश्चन ये 1/2 तो पहले से रहेगा, e टू द पावर ax इंटू एफ डैश एक्स, यानी कि e टू द पावर 2x इंटू एफ डैश एक्स, नहीं एफ एक्स होता है, ठीक है। एफ एक्स का वैल्यू है 1/x, अपर लिमिट हो जाएगा आपका 2, लोअर लिमिट हो जाएगा 1, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्या होता है, 10 नंबर बना रहे हैं, 1/2 अपर लिमिट का वैल्यू रखेंगे e टू द पावर 2 इंटू 2 इंटू 1/2 माइनस e टू द पावर 2 इंटू 1 इंटू 1/1, तो ये हो जाएगा 1/2 e टू द पावर 4/2 माइनस e², ठीक है। तो इसको हम आगे 1/2 e² कॉमन निकाल सकते हैं, तो e²/2 -1 ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक यहाँ तक लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये आपके प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि देख के लग रहा है ये प्रॉपर्टीज से बनेगा। तो सबसे पहले चलिए प्रॉपर्टीज से बनाते हैं। पहले इसको फॉर्म में लाइए, i = π/6 टू π/6, अगर इसको हम ऐसे करते हैं तो आपको चलिए करना ही होगा, π/6 टू आपका π/3 और dx/, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + √10x को √sin x बाय √cos x, ठीक है। फिर π/6 π/3 ये dx, और ये चीज़ हम एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम लेंगे, √cos x। तो √cos x एलसीएम लेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, √cos x प्लस हो जाएगा √sin x, तो ये हो जाएगा π/6 टू π/3, और ये √cos x ऊपर चल जाएगा, √cos x बाय √cos x प्लस √sin x, ये हो जाएगा dx, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है। पहले यहाँ तक लिख लीजिए आप लोग। प्रॉपर्टी कौन सा यूज करेंगे हम, आपको एक प्रॉपर्टी बताया था कि a टू b f(x) dx, ठीक है, ये हो जाता है a टू b अपर लिमिट का सम, यानी कि अपर लिमिट का सम यानी कि a प्लस b में उस फंक्शन के वेरिएबल को घटा सकते हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी था, ठीक है। तो यहाँ पे अपर लिमिट का सम यानी कि इन दोनों को सम करेंगे, और जहाँ जहाँ x है उसको सेपरेट कर देंगे, ठीक है। तो i = हो जाएगा आपका π/6 टू π/3, और ये हो जाएगा cos π/6 प्लस π/3 माइनस x बाय, ये हो जाएगा cos π/6 प्लस π/3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो इसको हल्के में नहीं ले लीजिएगा, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन, और ये अगर आपका मॉडल सेट में दिया हुआ है तो और भी इम्पोर्टेंट, और पहले भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से कीजिएगा। -x प्लस sin x का वैल्यू देखिए, साइन ये हो जाएगा π/6 प्लस π/3 माइनस x। देखिए हम यहाँ पे क्या किए हैं, जहाँ जहाँ x है वो सारे x को हटा दिए हैं, किससे, π/3 प्लस π/6 से, क्योंकि प्रॉपर्टीज ही वो कहता है। तो देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, π/6 π/3। अब यहाँ पे जो है आपको मिलने वाला है π/6 यानी कि 30 डिग्री, और π/3 यानी कि 60 डिग्री।
और 60 प्लस 30 कितना होता है 90। अब इन दोनों को यदि हम ऐड करेंगे ना तो 90 डिग्री दैट इज पाई बाई 2 आएगा। दैट मीन्स रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा dx। ठीक है, तो इसका यदि हम वैल्यू देखेंगे तो ये हो जाता है आपका dx, तो ये i इक्वल टू हो जाएगा तो रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स का वैल्यू साइन एक्स बाय इसका वैल्यू हो जाएगा आपका कॉस एक्स साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, लोअर लिमिट ऑफ पाई बाई 6, अपर लिमिट ऑफ पाई बाई 3। अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड करेंगे तो क्या होता है इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में क्या था i प्लस i, इक्वेशन 1 में था आपका जो मिटाए वही था इक्वेशन 1 पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, ऊपर में था रूट कॉस एक्स बाई रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स डी एक्स प्लस पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, और इक्वेशन 2 में है साइन एक्स बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ये हो जाएगा dx। ठीक है, तो देखिए जल्दी से यहाँ तक नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए दोनों का इधर तो हम 2i लिख सकते हैं, और इसका भी जो इंटीग्रेशन का अपर लिमिट लोअर लिमिट और इसका भी इंटीग्रेशन का अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, तो हम इसको एक इंटीग्रेशन में मर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए होगा पाई बाई 6 पाई बाई 3, और ये हो जाएगा आपका रूट कॉस एक्स बाई रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस ये हो जाएगा रूट साइन एक्स बाय रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ये हो जाएगा आपका dx। तो यहाँ से हम एलसीएम ले सकते हैं पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, और ये एलसीएम हो जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, बस आगे पीछे है। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, रूट कॉस एक्स रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स रूट साइन एक्स, तो ये दोनों चीज क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका बचता क्या है, नेक्स्ट आपके लिए बचेगा 2i इक्वल टू यहाँ पे बचे कुछ नहीं तो 1, यानी कि पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 1 dx। तो 2i इक्वल टू हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन होगा x, अपर लिमिट होता है पाई बाई 3 और लोअर लिमिट होगा पाई बाई 6। तो 2i इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, तो एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम आएगा, 2 पाई माइनस पाई, तो ये हो जाएगा पाई बाई 6 किसका वैल्यू 2i का वैल्यू, तो i इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 6 इंटू 2, तो i का वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 12। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो? बहुत अच्छा लगना चाहिए, और कॉन्सेप्ट के साथ आपके लिए हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और एक शेयर का बटन भी आता है उसको भी दबा दीजिएगा, और कमेंट करने बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि हमारा वीडियो कैसा लग रहा है हमारे मोटिवेशन के लिए। ठीक है, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, सॉरी इसका आंसर लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, लेट ए वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है, बी वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है, और आपका सी वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड ए वेक्टर डी वेक्टर, हमें एक डी वेक्टर फाइंड करना है, और व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, वो जो डी वेक्टर होगा
वो क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ, दोनों के साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है, देखिए हम क्वेश्चन नहीं लिखे, आप क्वेश्चन निकाल लीजिए पीडीएफ अपना। ठीक है, आपको ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर डी वेक्टर बताना है। वो जो वेक्टर है वो वेक्टर वो जो डी वेक्टर है वो वेक्टर जो है ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के साथ परपेंडिकुलर है, इसके साथ भी परपेंडिकुलर है और इसके साथ भी परपेंडिकुलर है। तो कहता है कि एन सी डॉट डी का वैल्यू दिया हुआ आप 15 और आपका सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो डी वेक्टर का जो वैल्यू है ये आपका 15 दिया हुआ। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए अगर वो डी वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के साथ ए वेक्टर क्रॉस बी ए और बी के साथ परपेंडिकुलर है, सॉरी पैरेलल है, यानी कि ए क्रॉस इसके साथ भी परपेंडिकुलर और इसके साथ भी परपेंडिकुलर है, यानी कि ए क्रॉस बी के साथ क्या होगा, पैरेलल होगा। क्योंकि ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है उसका जो डायरेक्शन होता है वो खुद इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर होता है और ये डी वेक्टर भी इसके साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करते हैं। तो ए क्रॉस बी का वैल्यू होगा आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप, और इसमें ए क्रॉस बी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 7 के कैप। तो ये हो जाएगा आपका आई कैप जे कैप के कैप 1 4 2 3 माइनस 2 7। तो आई कैप तो यहाँ पे हो सकता है 28 प्लस 4 माइनस जे कैप, और ये हो जाएगा 7 माइनस 6 प्लस के कैप, और ये हो जाएगा -2 -12। तो इसका वैल्यू अगर देखेंगे तो 32 आई कैप, और ये हो जाएगा माइनस जे कैप और -14 के कैप। ठीक है, अब देखिए सिंस कहता है, सिंस क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये जो डी वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है टू बोथ ए क्रॉस बी के साथ। सिंस डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ क्या परपेंडिकुलर है, कौन, डी वेक्टर। यानी कि देखिए आप ऐसे समझिए, यानी कि मान लीजिए एक ए वेक्टर है इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक बी वेक्टर है इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो वो जो डी वेक्टर है ना वो इसके साथ परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर कहीं भी हो सकता है। तो अगर वो परपेंडिकुलर होगा यानी कि ए क्रॉस बी के साथ पैरेलल होगा, क्योंकि जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, हम आपको क्रॉस प्रोडक्ट में बता चुके हैं, जब भी दो वेक्टर के साथ क्रॉस किया जाता है, मान लीजिए ये ए वेक्टर है और एक ये बी वेक्टर है, इन दोनों क्रॉस करने के बाद जो नया वेक्टर होता है वो इन दोनों के साथ क्या है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ए क्रॉस बी करने के बाद जो न्यू वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर होता है, लेकिन जो अभी डी वेक्टर है वो भी इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर है, यानी कि ए क्रॉस बी के साथ क्या होगा, पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर डी वेक्टर इज पैरेलल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्योंकि ए क्रॉस बी करने के बाद जो नया वेक्टर होता है वो खुद ही परपेंडिकुलर होता है इन दोनों के साथ। देखिए ए क्रॉस बी करने के बाद जो न्यू वेक्टर होता है वो इन दोनों के साथ क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और डी वेक्टर भी इसके साथ परपेंडिकुलर है। तो ए क्रॉस बी और डी वेक्टर क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है,
देयरफॉर लेट करना होगा कि लेट, तो पैरेलल होगा यानी कि दो कोलिनियर वेक्टर होगा। टू कोलिनियर वेक्टर कैसा, तो लेट ए वेक्टर इक्वल लैम्डा ए क्रॉस बी, इस तरह से होगा, तब ना पैरेलल होगा कि दोनों वेक्टर इक्वल होगा लेकिन उसके साथ कोई लैम्डा कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई रहेगा। आपको कोलिनियर वेक्टर में पढ़ा चुके हैं। तो लैम्डा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू है आपका 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 क्या है, के कैप है। देखिए आपको हम कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर में आपको हम बता चुके हैं कि यदि दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों यदि पैरेलल होते हैं तो जरूरी नहीं कि दोनों इक्वल होंगे। हो सकता है ए वेक्टर इक्वल होगा बी वेक्टर से, जरूरी नहीं है। हो सकता है कुछ लैम्डा मल्टीप्लाई कर देंगे तब इक्वल हो सकता है, मैग्नीट्यूड अलग अलग आ सकता है। ये आप कोलिनियर वेक्टर के डेफिनेशन में पढ़े थे, तब ना उसका डायरेक्शन रेशियो आपका कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन जो है मिसलेनियस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा हार्ड लगेगा क्योंकि मिसलेनियस थोड़ा हार्ड क्वेश्चन होता है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये हो गया डी वेक्टर, और दिया हुआ है कि ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर का वैल्यू 15 है। सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर का वैल्यू कितना है, 15 है। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। फिलहाल हम यहाँ से मिटाते हैं। हाँ, सी वेक्टर का वैल्यू है आपका 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप, और डी वेक्टर का वैल्यू है लैम्डा 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप इक्वल टू कितना होगा, 14 15। देखिए यहाँ तक आपको कोई समझने में कोई परेशानी नहीं हुई थी। ये चीज़ आपका दिया हुआ था, सी वेक्टर का वैल्यू हम यहाँ पे रख दिए और जो डी वेक्टर का वैल्यू है उसको भी हम यहाँ पे पुटिंग कर दिए। अब क्या करेंगे, दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। अब ये तो हमारा कांस्टेंट है, ये तो बाहर हो जाएगा। मेन तो डॉट प्रोडक्ट आई कैप जे कैप और के कैप के साथ होगा, जो कि आपको पता ही है। आइए लैम्डा को साइड कर दिए, ठीक है। चलिए 2 इंटू 32 हो जाएगा 64, माइनस जे के -1 प्लस 1 हो जाएगा, और 4 -1 ये हो जाएगा 56। ठीक है, तो इक्वल टू हो जाएगा 15। तो यहाँ से लैम्डा 64 प्लस 5 1 हो जाएगा 65। तो 65 में अगर 56 सेपरेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 इक्वल टू 15। तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 15/9 यानी कि 5/3। ठीक है, 5/3। तो पुटिंग लैम्डा इक्वल टू 5/3 इन 1, तो 1 पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, डी वेक्टर का जो वैल्यू होगा 5/3 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे कि है नेक्स्ट अगला, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है। कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ लाइन। आपके पास 2 इक्वेशंस ऑफ लाइन से इसके एंगल आपको फाइंड करने हैं। चलिए सबसे पहले हमारा क्या काम है, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस, दोनों ही इक्वेशन दिए हुए हैं, इनका एंगल फाइंड करने हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसको नाम दे दिए। अब कंपेयरिंग करके जो जरूरत होता है उसको निकालते हैं। तो चलिए आइए कंपेयरिंग 1 and 2 with r वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, एक ये इक्वेशन हो गया, एंड r वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर वी गेट। चलिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन से हम कंपेयरिंग भी कर रहे हैं। चलिए a1 का वैल्यू ये होगा, a1 इक्वल टू होगा 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप
और B1 वेक्टर का वैल्यू होगा आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप। A2 वेक्टर का जो वैल्यू होगा ये होगा 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 56 के कैप। और B2 वेक्टर का वैल्यू होगा 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 4 के कैप। ठीक है, उसके बाद हम लोग मान लेंगे कि लेट थीटा बी द angle between the line देन क्या फॉर्मूला होता है cos थीटा का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर बाय B1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है B1 वेक्टर B2 वेक्टर का वैल्यू रख दिया जाएगा यहाँ पे। तो cos थीटा इक्वल टू है B1 डॉट B2, B1 का वैल्यू आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप डॉट B2 वेक्टर का वैल्यू है 3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप और 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 4 के कैप बाय रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 3 और माइनस 5 इंटू 1 प्लस 5 और माइनस 4 और ये हो जाएगा 8 बाय 1 प्लस 4 9 प्लस 25 प्लस 16। तो ये हो जाएगा 16 बाय रूट 6 और ये हो जाएगा 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 बाई, सबको रूट के अंदर लिख सकते हैं 60 इंटू 50। तो cos थीटा का वैल्यू आएगा 16 बाई रूट तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा cos इनवर्स 16 बाई, इसको हम 3 इंटू 100 लिख सकते हैं। तो cos इनवर्स 16 बाई ये हो जाएगा 10 रूट 3। तो हो जाएगा cos इनवर्स, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ये आपका प्रोबेबिलिटी का और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, यानी कि एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग और वीडियो भी काफ़ी लॉन्ग होने की वजह से हम क्वेश्चन नहीं लिखे हैं। ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिखे हैं। एज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली, मान लीजिए सभी जो चाइल्ड का बॉर्न होता है इक्वली मान लेते हैं। ठीक है, टू बी ए बॉय और गर्ल, देखिए बॉय होने की संभावना भी 1/2 होता है और गर्ल्स होने की भी संभावनाएं क्या होती है 1/2 ही होता है। इफ ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, मान लीजिए कोई फैमिली के पास कितने चिल्ड्रन है 2 चिल्ड्रन है। तो 2 चिल्ड्रन है तो क्या क्या हो सकता है, व्हाट इज द, पहले देखिए पहले सैंपल स्पेस बनाइए कि किसी भी फैमिली का यदि 2 चिल्ड्रन होगा तो क्या क्या हो सकता है। 2 चिल्ड्रन यानी कि बॉय गर्ल्स हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया है कि लेट बी एंड जी रिप्रेजेंट द बॉय एंड गर्ल्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, बी कहीं लिखा हुआ रहेगा तो आप समझिएगा कि बॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है और जी कहीं लिखा हुआ रहेगा दैट मीन्स
गर्ल्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इफ ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, यदि कोई फैमिली के पास 2 चिल्ड्रन है तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? अगर बर्थ के अनुसार देखा जाए तो हो सकता है फर्स्ट वाला भी बॉय हो, सेकंड वाला भी बॉय हो सकता है फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल्स हो सकता है, फर्स्ट गर्ल सेकंड बॉय हो सकता है, और दोनों ही गर्ल्स हो सकती है। इस तरह के आउटकम्स यानी कि इस तरह के फैमिली में बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछा किसका? दैट बोथ आर गर्ल्स, बोथ दोनों ही गर्ल्स होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा? गिवन दैट, यानी कि उस कंडीशन में गर्ल्स होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। नंबर 1 द यंगेस्ट इज ए गर्ल, नंबर 2 एटलीस्ट 1 इज गर्ल। तो सबसे पहले नंबर 1 आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताना है। जब किसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? बोथ दोनों ही लड़की होने की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसका कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर 1 में है द यंगेस्ट इज ए गर्ल। आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े हैं तो हम 3-4 डेज बाद आपका प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे, तो नहीं पढ़े तो हमारे इस चैनल में पढ़ सकते हैं। तो देखिए, लेट ई बी द इवेंट दैट बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल्स, तो उस केस में ई इक्वल टू क्या आएगा? जी आएगा, दैट इज एन ऑफ ई इक्वल टू 1। लेकिन आपको तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछा जब दोनों ही गर्ल्स होने चाहिए, तो नंबर 1 में पूछा है कि द यंगेस्ट इज ए गर्ल, तो एफ एक इवेंट माने एफ बी द इवेंट दैट द यंगेस्ट इज ए गर्ल। यंगेस्ट मतलब क्या होता है? छोटी वाली लड़की होनी चाहिए। तो ये छोटा वाला, देखिए ये बड़ा भाई है, ये छोटी बहन है, यानी कि सेकेंड वाला। यहाँ पे दोनों अगर देखा जाए तो दोनों में से छोटा कौन होगा? इसका फर्स्ट जन्म होगा, इसका सेकेंड में जन्म होगा। तो बी कोमा जी, तो छोटा वाला यंगेस्ट मतलब क्या होता है? छोटा वाला क्या होना चाहिए? लड़की होनी चाहिए। तो बी कोमा जी और जी कोमा जी, तो एन ऑफ एफ का वैल्यू कितना हो? 2। अब देखिए, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है उसके अनुसार हमको डिमांड है इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले अब ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड करेंगे, तो दोनों में कॉमन क्या रहा? जी कोमा जी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? 1 है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी यदि आपको पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई एन ऑफ एस यानी कि 1/4, और पी ऑफ एफ का भी वैल्यू आ जाएगा इस तरह से 2/4 यानी कि 1/2। अब देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछा है, यानी कि आपको पूछा जा रहा है कि पी ऑफ जब ई बाई एफ मतलब 2, इसका मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है 2 गर्ल्स होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा? जब यंगेस्ट इज ए गर्ल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पी ऑफ 40 नंबर नाउ पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ कितना है? आया है 1/4 बाई पी ऑफ एफ का वैल्यू है 1/2। तो 1/4 यानी 2 और यानी क्या आ जाएगा? 1/2। ये हो गया आंसर नंबर 1 का, ठीक है। अब देखिए नंबर 2 के लिए क्या कहता है। नंबर 2 में एटलीस्ट 1 इज गर्ल। मान लीजिए बी एक इवेंट है, ये क्या है? लेट बी द इवेंट दैट, या तो ए मान लेते हैं, एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल, कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। तो ए में कौन कौन सा आएगा? एटलीस्ट 1 लड़की, यानी कि जी कोमा बी आ सकता है, बी कोमा जी हो सकता है, और जी कोमा जी हो सकता है। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? या तो 1 गर्ल्स होनी चाहिए या तो 1 से अधिक गर्ल्स होने चाहिए। तो इसमें 1 गर्ल्स, इसमें भी 1 गर्ल्स, इसमें 2 गर्ल्स। तो यहाँ पे क्या होगा? तो एन ऑफ ए का जो वैल्यू है ये आपका 3 आ गया। तो पी ऑफ ए का वैल्यू कितना होगा? एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस, दैट मीन्स 3 बाई एन ऑफ एस का वैल्यू है आपका, एन ऑफ एस का वैल्यू है कितना है? 4 है ना, तो 3/4 आ गया। तो नेक्स्ट आपका ई इंटरसेक्शन ए, ई इंटरसेक्शन ए का वैल्यू क्या आएगा? ई में क्या था?
ई में था आपका किधर गया, बोथ आर गर्ल्स, बोथ आर गर्ल्स। तो बोथ आर गर्ल्स यानी कि ई में है आपका ओनली क्या कॉमन आएगा, जी कॉमन जी आएगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट अगर पूछेंगे ई इंटरसेक्शन ए तो क्या होगा 1। तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन ए का वैल्यू कितना होगा 1/4। लेकिन पूछा क्या है नाउ, पी ऑफ ई बाई ए, यही ना पूछा है। एटलीस्ट 2 गर्ल्स होनी चाहिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछा है जब दोनों ही क्या होनी चाहिए, गर्ल्स होनी चाहिए। कब, जब आपका एटलीस्ट 1 गर्ल्स होगा। तो इस केस में ये फॉर्मूला यूज करेंगे ई इंटरसेक्शन ए बाई पी ऑफ ए। तो ये हो जाएगा पी ऑफ ई इंटरसेक्शन ए का वैल्यू है आपका 1/4 और पी ऑफ ए का वैल्यू है 3/4। तो ये 4 कैंसिल यानी कि 1/3 हो जाएगा आपका आंसर। देखिए ये क्वेश्चन में यदि आपको दिक्कत है ना तो आप परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि हम आपके लिए बैच स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी यदि आपको क्लियर नहीं है तो प्रोबेबिलिटी का क्लास दिया जाएगा, ठीक है। हमें लगता है कि हम ये इसका चैप्टर हम नहीं पढ़ा दिए हैं, तो अगर डाउट होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से करवा देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक हमारा सेक्शन बी कंप्लीट हो गया है, अब सेक्शन सी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन का है जो कि प्रॉपर में है, ठीक है। और तो इसको लेट करेंगे सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन में लेट x² प्लस x प्लस 1 बाई x प्लस 2 x² प्लस 1। आपको हम बताया था कि a बाई x प्लस 2 करेंगे, प्लस जब यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है और अगर वो फैक्टर नहीं होता तो bx प्लस c किया जाता है। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन इसका फैक्टर नहीं कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते इसलिए x² प्लस 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट x² प्लस x प्लस 1 बाई x प्लस 2 x² प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 2 x² प्लस 1। ये हो जाएगा a x² प्लस 1 और प्लस bx प्लस c, ये हो जाएगा x प्लस 2। ये और ये कैंसिल हो जाता है, तो x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा a x² प्लस 1 और प्लस ये हो जाएगा bx x प्लस 2 प्लस c x प्लस 2। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। डायरेक्ट पुटिंग करने वाला प्रोसेस से हम ए बी सी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पुटिंग, तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू कुछ भी रखेंगे a का भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये x² में है। इधर पुटिंग करके 0 कर देंगे, पुटिंग x का वैल्यू 0 करेंगे तो b 0 हो जाएगा। तो 0² प्लस 0 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा a इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस b इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0 प्लस 2 प्लस c 0 प्लस 2। तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू a प्लस ये तो पूरे 0 हो जाएगा प्लस 2c। तो यहाँ पे आप जो है इसको इक्वेशन नंबर दे दीजिए 4, ठीक है। अब जो है x का वैल्यू एक और -2 रखेंगे, तो यहाँ से देखिए कुछ भी वैल्यू नहीं निकला, इसलिए इसको ऐसे ही रहने देंगे। पुटिंग x इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 -2 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा a। देखिए हम -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि -2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 1 5 प्लस b -2, लेकिन यहाँ पे -2 रखेंगे तो ये 0 दे देगा प्लस c इंटू यहाँ भी 0 दे देगा। अब जो है नेक्स्ट क्या होगा 4 -2 2 प्लस 1 3 इक्वल टू हो जाएगा 5a और ये भी 0 वो भी 0, तो a का वैल्यू आ जाएगा
ए का वैल्यू आ जाएगा, तो यानी कि 5a इक्वल टू हो जाएगा 3, तो ए का वैल्यू आ जाएगा 3/5। चलिए यहाँ से ए का वैल्यू निकल चुका है, आप कहीं भी लिख सकते हैं। ए का वैल्यू 3/5 साइड में लिखते हैं, ज़रूरत होगा। अब ए का वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो सी का वैल्यू मिल जाएगा। पुटिंग ए इक्वल टू 3/5 इन 4, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 3/5 प्लस 2c। तो यहाँ से हम लोग एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, तो 1 माइनस 3/5 इक्वल टू हो जाएगा 2c, तो ये हो जाएगा 2/5 इक्वल टू हो जाएगा 2c, ये और ये कैंसिल, तो c का वैल्यू हो जाएगा 1/5। ठीक है, अब c का वैल्यू 1/5 हो गया। अब हमें a का वैल्यू भी निकाल चुके हैं और c का वैल्यू आ गया आपका 1/5। a का वैल्यू निकाल चुके हैं और b का वैल्यू नहीं निकाले हैं, तो हम b का वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम तो 0 और -2 नहीं रख सकते हैं, तो हम कुछ भी अंदाजे कुछ भी वैल्यू सोच के रखा जाता है। देखिए एक बार इसको 0 किए, एक बार इसको 0 किए, ये तो संभव ही नहीं है, तो कोई 2 निकल गया ना, तो देखिए यहाँ पे हम अंदाजे कुछ भी रखेंगे तो कोई एक इक्वेशन आएगा और आपकी मर्जी, आप कुछ भी देखिए ऐसा हम अंदाजे कब रखते हैं, जब हमें कोई 2 वैल्यू मिल गया, एक आपका a मिल गया, एक आपका c मिल गया, और हमें कुछ सूझ नहीं रहा है कि x का वैल्यू क्या रखेंगे कि 0 पुटिंग होगा, तो उस केस में आप x का वैल्यू कुछ भी नंबर रख सकते हैं, बस -2 और 0 छोड़कर, क्योंकि एक बार -2 और 0 रखा जा चुका है, तो आप 1 रख दीजिए। ठीक है, तो पुटिंग x इक्वल टू 1 इन 3, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू a, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस b, यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, 1 इंटू 1 प्लस 2 हो जाएगा 3 प्लस c इंटू 3 हो जाएगा, तो 3 इक्वल टू 2a प्लस 3b प्लस 3c, तो 2a का वैल्यू है 3/5 प्लस 3b प्लस 3c का वैल्यू है 1/5। ठीक है, तो 3 ये हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा 6/5, इसको इधर लाएंगे 6/5 और इसको भी -3/5 इक्वल हो गया 3b। तो यहाँ से हम लोग और कर सकते हैं, तो 5 एलसीएम ले लेंगे, तो 15 - 6 - 3 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका मिस्टेक हुआ 3b, तो 15 - 6 हो जाएगा 9, 9 - 3 6/5 b का वैल्यू, तो b का वैल्यू आ गया 6/5। ठीक है, अब देखिए सबको यहाँ तक जल्दी से लिख लीजिए। पुटिंग a इक्वल टू 3/5, b इक्वल टू 6/5, c इक्वल टू a इक्वल टू 3/5, a इक्वल टू 3/5, b इक्वल टू 6/5 और c इक्वल टू 1/5 इन 1। देखिए इक्वेशन 1 कैसा था, आपका इक्वेशन 1 में था ये था x² प्लस x प्लस 1 बाई x प्लस 2, x² x प्लस 2 था और x² प्लस 1 था, इक्वल टू a बाई एक्स प्लस 2 था, तो a का वैल्यू कितना 3/5 बाई एक्स प्लस 2 प्लस bx प्लस c, b का वैल्यू है 6/5, bx प्लस c का वैल्यू है 1/5 बाई x² प्लस 1। ठीक है, नाउ I इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1 बाई x प्लस 2 x² प्लस 1 dx। अब देखिए ये जो इंटीग्रल है इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे, तो 3/5 बाई एक्स प्लस 2 प्लस 6/5 x प्लस 1/5
बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा dx। तो हम अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/5 एक्स प्लस 2 प्लस, इसके नीचे भी इसको लिख सकते हैं 6/5 एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/5 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब यहाँ पे क्या होगा 3/5 1/x प्लस 2 dx, अलग अलग करेंगे। यहाँ भी 6/5 को कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, तो x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1/5 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए 3/5 इसके लिए लेट करना होगा। इसके लिए ये बीच वाले के लिए पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा dt बाई डी एक्स, तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt बाई 2x। देयरफॉर i इक्वल टू हो जाएगा 3/5, यहाँ पे 1/x प्लस 2 dx प्लस 6/5 x बाई, इसको तो मान लें t, और dx का वैल्यू आया है dt बाई 2x प्लस 1/5, और ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। 3/5 ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ये हो रही है कैंसिल, तो log x प्लस 2 प्लस 6/5, ये भी 1/2 है, बाहर हो जाएगा, और 1/t का इंटीग्रेशन होगा log t प्लस 1/5 1/x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x प्लस c। तो 3/5 log x प्लस 2 प्लस ये हो जाएगा 3, यानी कि 3/5 log t का वैल्यू है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/5 tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, लिख लीजिए, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है x प्लस 2 बाई 2x स्क्वायर प्लस, ये क्वेश्चन आप खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, ये होमवर्क रहेगा। ठीक है, एक्सरसाइज 7.4 जैसा बनेगा और इजी क्वेश्चन है, और यहाँ पे कोई 3 ही क्वेश्चन बनाना है, जरूरी नहीं कि आप सभी बना के जाइएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है इफ आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप, ए का पोजिशन वेक्टर है इसलिए हम इसको वही वेक्टर लिखेंगे, और 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप एंड आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप रेस्पेक्टिवली आर द पोजिशन वेक्टर है। ये सब क्या है, ये जो पोजिशन वेक्टर है ए बी सी डी का, तो पोजिशन वेक्टर दैट मीन्स ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर और ओ डी वेक्टर लिख सकते हैं। तो नंबर 1 ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर पूछा है, फिर ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सी डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये सारा चीज़ पूछा है। तो देखिए सबसे पहले हम ए बी वेक्टर निकालेंगे। ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर का जो वैल्यू 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप है, और माइनस ओ ए वेक्टर का वैल्यू हुआ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब बताइए 2 आई कैप माइनस आई कैप, ये हो जाएगा ए बी वेक्टर का जो वैल्यू होगा 2 आई कैप माइनस आई कैप 5 जे कैप माइनस जे कैप प्लस 4 जे कैप, के कैप तो है नहीं, माइनस के कैप हो जाएगा। इसी प्रकार सी डी वेक्टर फाइंड करेंगे,
तो ओडी वेक्टर माइनस हो जाएगा ओसी वेक्टर, और ओडी वेक्टर का वैल्यू है आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस के कैप, और ओसी वेक्टर का वैल्यू है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। तो आई कैप माइनस 3 आई कैप माइनस 2 आई कैप माइनस 6 जे कैप, और ये हो जाएगा माइनस 2 यानी कि माइनस 8 जे कैप माइनस के कैप प्लस 3 यानी कि प्लस के कैप। ठीक है, सी डी वेक्टर का वैल्यू निकल गया। अब देखिए नंबर 1 में क्या पूछा, ए बी वेक्टर, और ये तो नंबर 1 के लिए हो गया। नंबर 2 ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए आपका 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 16 प्लस 1 रूट 18। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 3 रूट 2। नेक्स्ट इसी प्रकार आप सी डी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। क्या आएगा सी डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, -2 का स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 64 प्लस 1, तो ये हो जाएगा रूट 69। ठीक है, फिर नंबर 3 में क्या पूछा है, ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर। ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर, आपको तो डॉट प्रोडक्ट करने हम आपको बताए ही हैं तो कर लीजिएगा। नंबर 4 ए बी वेक्टर क्रॉस सी डी वेक्टर। तो दो वेक्टर के बीच क्रॉस करने भी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया, तो दोनों ही डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिएगा, ये आसानी है, बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन नंबर जो 18 है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास शॉर्टेज डिस्टेंस का क्वेश्चन है और शॉर्टेज डिस्टेंस का एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 18 है, ये शॉर्टेज डिस्टेंस का और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपेयरिंग 1 एंड। चलिए इसको कैसे बनाते हैं, देखिए आपके पास दिया गया है कि फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। एक लाइन है आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, और एक दिया हुआ आर वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप इक्वल टू म्यू 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 8 के कैप। ये दोनों लाइन दिए हुए हैं और आपको शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप ये याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या, देखिए लाइन दो तरह से होते हैं, एक स्क्यू वाला लाइन होता है और एक पैरेलल वाला लाइन होता है। तो देखिए यहाँ पे बी वेक्टर जो होगा दोनों का सेम होगा यदि हम कंपेयरिंग करेंगे तो, ठीक है, क्योंकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला लाइन को आर वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन निकल लेंगे तो ये 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप हो जाएगा ना। तो इस केस में क्या होगा, दोनों का ही बी वेक्टर सेम है, तो जब भी बी वेक्टर सेम होता है तो आपका दोनों ही लाइन पैरेलल होता है। और कल वाले वीडियो में हम आपको स्क्यू वाले बताए तो पैरेलल का अलग फॉर्मूला होता है और स्क्यू का अलग होता है। ठीक है, आपको जानकारी होना चाहिए कि ये दोनों वेक्टर हम आपको बताएंगे कि जब ये दोनों वेक्टर सेम होता है तभी वो पैरेलल का फॉर्मूला लगेगा। लेकिन बहुत कोई स्टूडेंट कहेगा सर ये दोनों वेक्टर तो अलग अलग था लेकिन कॉमन निकालेंगे तो सेम आया ना। जरूरी नहीं है आपको सेम दे देगा, आपका अलग अलग भी दे सकता है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, आप पहले ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा कि क्या इसको कॉमन निकालने पे सेम आ सकता है, तो आ गया। ठीक है, तो कंपेयरिंग, तो देखिए कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग 1 एंड 2 विथ, कंपेयरिंग 1 एंड 2 विथ आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर एंड आर वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। ठीक है, तो a1 वेक्टर का वैल्यू है a1 वेक्टर का वैल्यू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और b1 वेक्टर का वैल्यू है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है, और a2 वेक्टर का वैल्यू है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस
5k कैप और b2 वेक्टर का वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, सिंस बोथ लाइन्स आर पैरेलल देयरफॉर इसको बी वेक्टर मान लेंगे, दोनों ही वेक्टर सेम है तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये हो गया आपका बी वेक्टर का वैल्यू। ठीक है, चलिए यहाँ से अब हम लोग a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकालेंगे, जिसका जिसका जरूरत होता है। a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, तो a2 वेक्टर का वैल्यू कितना है? a2 वेक्टर का वैल्यू है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप और a1 का वैल्यू है a2 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो 2i कैप माइनस i कैप हो जाएगा i कैप और 4j कैप माइनस 2j कैप हो जाएगा 2j कैप और 5k कैप माइनस 3k कैप हो जाएगा 2k कैप। ठीक है, चलिए यहाँ तक लिख लीजिए जल्दी से। अब b1 वेक्टर, अब देखिए, नाउ द रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज क्या होता है? d इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर। अच्छा, पहले हमको निकालना पड़ेगा बी वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 का वैल्यू, क्योंकि जरूरत होता है ना। बी वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का वैल्यू, देखिए i कैप j कैप और k कैप। a2 माइनस a1 का वैल्यू आया है बी वेक्टर का वैल्यू है 2 3 4 और इसका वैल्यू है 1 2 2। तो i कैप यहाँ पे कितना होगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 माइनस 2 3 6 माइनस 8 हो जाएगा आपका माइनस 2 माइनस j कैप, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 4 माइनस 4, ये हो जाएगा 0 प्लस k कैप, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 4 माइनस 3 हो जाएगा 1। दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2i कैप प्लस k कैप। ठीक है, नाउ द रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज क्या फॉर्मूला होता है? d इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये होता है फॉर्मूला। तो देखिए बी वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 का वैल्यू माइनस 2i कैप प्लस k कैप और इसका जो मैग्नीट्यूड है बी वेक्टर का 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, बी वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 का वैल्यू है माइनस 2i कैप प्लस k कैप बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब देखिए ऊपर वाला का भी मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा, तो यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होगा। एक मिनट पूरे वेक्टर का ही करना होगा ना। तो ये हो जाएगा माइनस 2i कैप प्लस k कैप बाय और इधर हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16, तो ये हो जाएगा रूट 29। तो माइनस 2i कैप प्लस k कैप बाय रूट 29। ठीक है, अब इसे लिख लीजिए। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, यानी कि माइनस 2 बाय रूट 29 i कैप प्लस
के बाई √29, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड, तो -2/√29 का होल स्क्वायर प्लस 1/√29 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/29 प्लस 1/29, तो ये हो जाएगा 5/√29, तो 5/29, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से यहाँ लिख लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 14 एलपीपी का है। सॉल्व द फ्लोइंग एलपीपी ग्राफिकली। एलपीपी को ग्राफिकली सॉल्व करना है और मैक्सिमाइज वैल्यू निकालना है z = 3x + 2y पर, और सब्जेक्टेड टू द कॉन्स्टेंट्स x + y ≤ 4, x - y ≤ 2 और x - y ≥ 0। ये सब आपके दिए हुए हैं, तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। 1 2 मान लेते हैं, कंसिडर द इनइक्वालिटी, कंसिडर द इनइक्वालिटी, इसको इक्वेशन में कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो x + y = हो जाएगा 4 और x - y = हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब वैल्यू टेबल निकालेंगे, वैल्यू टेबल तब ना ग्राफ बनाएंगे, टेबल ऑफ 3, तो क्या होगा x y। ठीक है, x का वैल्यू जब 0 तो y का वैल्यू 4 आएगा, y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 4 आएगा। वैल्यू टेबल, टेबल ऑफ 4, तो x y, तो x का वैल्यू जब 0, y का वैल्यू जब 0 तो x का वैल्यू 2, लेकिन जब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू आ जाएगा -2। ग्राफ बनाएंगे तो x डैश y डैश। ठीक है, 1 2 3 4 5 -1 -2, y का वैल्यू है 4 तक, 1 2 3 4 5, इधर -1 -2। ठीक है, तो देखिए जब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 4, जब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 4, ये वाला आएगा, और जब x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 0। तो लाइन अगर बनाएंगे तो इस तरह से आएगा, x + y = है 4। नेक्स्ट इसका x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 2 0 और y का वैल्यू -2, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -2, यानी कि यहाँ पे 0 को -2। ठीक है, तो ये इस तरह से लाइन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसका जो लाइन है ये आपका है x - y = 2। तो अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 रखेंगे, पुटिंग x = 0 एंड y = 0 इन 1। तो देखिए 0 + 0 लेसर = 4, 0 लेसर = 4, वही चीज क्या है, ट्रू, जो कि ट्रू है। ट्रू है मतलब ओरिजिन तरफ ड्रॉ होगा इस तरह से, और फॉल्स रहता तो क्या होता, ऑपोजिट। यहाँ भी सेम पुटिंग करेंगे, पुटिंग इसके लिए भी, पुटिंग x = 0 एंड y = 0 इन कहाँ पे, इन 2। तो क्या होगा 0 - 0 लेसर = 2, तो 0 लेसर = 2, ये भी ट्रू है, वही चीज क्या है, ट्रू। तो ये भी ट्रू है, तो इसका भी, इसके लिए ओरिजिन किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, अब देखिए यहां तक लिख लेना है। अब देखिए
वाई डैश। और क्या दिया हुआ है, x कोमा वाई ग्रेटर इक्वल 0 है, तो x इक्वल टू 0 इसका इक्वेशन होता है और y इक्वल टू 0 इसका इक्वेशन होता है। बताइए x का वैल्यू 0 से बड़ा है यानी कि इसका भी इधर जाएगा, और y का वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी कि इस तरह से होगा। एलपीपी यदि पढ़े नहीं है तो पढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखिए इसका एरिया भी इधर आ रहा है, इसका एरिया भी इधर आ रहा है, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है। तो जितना भी इनइक्वालिटी है सबका यदि कॉमन एरिया देखेंगे तो उसका कॉमन एरिया क्या है, ये वाला जो एरिया है वो उसका कॉमन एरिया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हेंस नाम दे देंगे ओ ए का कोऑर्डिनेट क्या है 2,0, ये होगा बी और ये होगा सी, ठीक है। हेंस देयरफॉर सो द कॉमन फिजिबल रीजन कॉमन शेडेड रीजन इज फिजिबल रीजन। अब देखिए फिजिबल रीजन का कॉर्नर पॉइंट फाइंड करेंगे, कॉर्नर पॉइंट बी का कॉर्नर पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक है x प्लस वाई इक्वल टू 4 है और एक है x माइनस वाई इक्वल टू है 2, इसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 4 है। दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे, इक्वेशन 3 प्लस 4, तो x प्लस वाई इक्वल टू है 4 और x माइनस वाई इक्वल टू है 2, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 6, तो x इक्वल टू 3, पुटिंग x इक्वल टू 3 इन कहाँ पे 3 पे रख देते हैं, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 4, तो y इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 1। तो x कोऑर्डिनेट आ गया आपका 3 और y कोऑर्डिनेट आ गया आपका 1, ठीक है। जल्दी से यहाँ तक लिख लेना है। देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन आर, कौन कौन सा पॉइंट है, एक 0 ओरिजिन है, एक ये वाला पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट है 2,0, एक है बी 3,1 और एक है सी 4,0। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ जेड पर सारा वैल्यू, जेड का वैल्यू निकालेंगे एट 0,0, तो जेड का वैल्यू कितना होगा, जेड का जो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू पूछा है ना 3x प्लस 2 है, जेड इक्वल टू कितना है 3x प्लस 2y है, तो यानी कि 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 यानी कि हो जाएगा 0 एट ए 2,0 पर जेड का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो जेड 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू हो जाएगा 6 एट बी पर है 3,1, जेड का वैल्यू है 3 इंटू हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 1 11, तो एट सी 0,4, तो जेड का वैल्यू है 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 4 यानी कि हो जाएगा 8। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 11, हेंस द मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू पूछा, हेंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 11 एट बी 3,1। तो यहाँ तक हो गया आपका आंसर समाप्त। ये इतना एक्सप्लेन कीजिएगा तो इसमें आपको 4 मार्क्स मिलेगा। आज आपका सेट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा आपका वीडियो? यदि आप चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारा ये क्लास, ये जो सॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, बिना लाइक के नहीं जाइएगा, ठीक है। और इसके बाद हम सेट 3, सेट 4 और सेट 5 भी आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है।
तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत ज़्यादा टाइम भी हो चुका है, हम खाना भी नहीं खाए हैं, हमको अभी खाना भी खाना है। तो ठीक है, बाय बाय।